Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. The website has very simple language articles, various draft of applications, over 100 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is interest or penalty now shall be maximum 12% per annum instead of 21%. Presently, आज के दिन पे there is no detailing about the interest on defaulted amounts in the Act and the rules, that is MCS Act and rules. But interest is defined and is a component of the bylaws, bylaw number 71 or 72, which is enforceable only if the bylaw is registered with the cooperative register, local board registrar. This was creating a lot of discontent and confusion amongst the society members. Now government proposes to include the interest in the MCS rules itself. दो चीज होती है, एक एक्ट होता है, एक रूल्स होता है जो गवर्नमेंट बनाती है, और एक बायलॉज होता है जो टिपिकली कोऑपरेटिव कमिश्नर बनाता है, पब्लिश करता है, और आपको उसको अमेंड करते हुए जैसा भी है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी तक एक्ट में अडॉप्ट करने का प्रोविजन नहीं था एक्ट और रूल्स में, लेकिन अभी जो प्रपोज रूल्स है जो कुछ महीने में लागू होगा, उसके अंदर पहली बार शब्द दिया है अडॉप्टिंग द बायलॉस। अब बायलॉ अडॉप्ट करने के बाद भी उस बायलॉ को चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, क्योंकि देयर इज ए प्रोविजन unless and until the government now itself wants to stop you from amending the bylaws. We at chshelpforum.com have been pressurizing the cooperative department to reduce the interest. We discussed also with relevant persons. We also did a webinar on the same topic, that is amendment of MCS rules, on 25th June 2022, मतलब लगभग 3 साल पहले। और ये वेबिनार हमारे वेबसाइट में पब्लिश्ड भी है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, 25/6/2022 का वेबिनार है, उसमें आपको दिख जाएगा वो। उसमें हमने काफ़ी डिटेलिंग में चर्चा भी किया था। एनीवे, इतना आर्ग्यूमेंट, इतना डिले के बाद में अब सरकार जाके कुछ करने का सोचती है। ठीक है, सोचा तो सही, शायद हो रहा है और हो भी जाएगा, पर अभी ये जो रूल्स निकाला हुआ है, प्रपोजल है कि जल्दी लागू करने का उनको, लेकिन सरकार के पास जैसे समय मिलता है वैसा वो लागू करती है। उसके लिए
1 महीना भी लग सकता है और हो सकता है अगले और 3 साल में भी ना हो, बट हम लोग वेट करेंगे उस चीज़ का, क्योंकि ये 12% का जो इंटरेस्ट का है, ये सोसाइटी मेंबरों के हित में है। मैनेजिंग कमेटी मेंबरों को परेशान करने के लिए या ये सोच के कि 21% मिल रहा है, तो डिफ़ॉल्टर मेंबर के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं फाइल करा करती थी। शायद अब भी ना करें। कुछ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर या तो इग्नोरेंट हैं, या तो हद से ज़्यादा सुस्त हैं, या तो काम नहीं करना चाह रहे, वगैरह वगैरह। सोसाइटी में एक कंपोनेंट है, उसको कहते हैं ड्यूस, DUES। ड्यूस का मतलब है कि सोसाइटी ने आपके बिल में जो भी अमाउंट डाला है, गलत डाला है या सही डाला हुआ है, उसको ड्यूज ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। सेक्शन 154B(1) ब्रैकेट 19 में ड्यूज का डेफिनेशन या परिभाषा दिया हुआ है कि अमाउंट पेएबल बाय द मेंबर और फ्लैट ओनर। फ्लैट ओनर का मतलब कई बार ऐसा होता है सोसाइटी में कि आप मेंबर नहीं बनते, जानबूझ के बोले भाई आपका मेंबर नहीं बनना है, और वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि फ्लैट तो उसका खुद का है। इसके लिए सरकार ने वो भी सोचते हुए उस समय ये जो सेक्शन बना हुआ है 154B वाला, ये जून 2019 में पारित किया गया था। तो ड्यूज का मतलब ये हुआ कि अमाउंट पेएबल बाय मेंबर और फ्लैट ओनर ऑफ द टू द सोसाइटी and demanded by the society by issuing bills in writing। एक छोटा सा कंडीशन भी है कि सच डिमांड इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। अब आते हैं, ये तो ड्यूज के बारे में बात की हमने, अब हम आते हैं चार्जेस ऑफ द सोसाइटी। तो अब चार्जेस ऑफ द सोसाइटी को अभी करंट जो प्रपोज्ड रूल्स आने वाले हैं उसमें रूल नंबर 106C-12 में डिफाइन किया हुआ है चार्जेस ऑफ द सोसाइटी। ये लगभग वो सारा चीज कवर करता है जो बायलॉ नंबर 65 से 67 के बीच में होगा, आज के दिन पे है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर रूल में ज्यादा क्लैरिटी दे दिया हुआ है। चार्जेस ऑफ द सोसाइटी के अलावा और कोई भी चार्ज सोसाइटी ने आपको लगाया हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा वो बायलॉ नंबर 165 पेनल्टी, 169 इंक्रोचमेंट, 165 पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग द वॉयलेटिंग द बायलॉस। उदाहरण के तौर पे आपने फ्लैट भाड़े पे दे दिया है, लेकिन सोसाइटी को वो फॉर्म नंबर 11 और 27 और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, एंट्रेंस फी नहीं दे रहे, तो वो होता है वायलेशन ऑफ द बायलॉस। वो जाता है 165 में, जिसका पेनल्टी है 5,000 रुपीज, बट दैट इज ओनली वन टाइम इन ए ईयर। अभी आता है इंक्रोचमेंट ऑफ द सोसाइटी प्रॉपर्टी। सोसाइटी की प्रॉपर्टी, घर के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो तो दैट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, दैट इज योर ओन प्रॉपर्टी। उसका इंक्रोचमेंट का सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो पेनल्टी का जो क्लॉज है, ये रूल नंबर 106C-12 में नहीं दिया हुआ है आज के दिन पे। प्रपोजल है, शायद डाल दे और शायद ना डाले तो बेटर ही है, क्योंकि वो एक हाईली डिस्प्यूटेबल कंडीशन बना हुआ है हमेशा के लिए। ओके, सो लेट अस से कि ड्यूज की परिभाषा हो गई, चार्जेस की भी हो गई। अभी इस पर्टिकुलर रूल में जो प्रपोज्ड रूल है उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर भी बताया हुआ है,
अभी हमारे पहले के बाय लॉज में 71 नंबर 72 नंबर पे मैक्सिमम 21% सिंपल इंटरेस्ट का प्रोविजन दिया हुआ था, जिसको हमने भी काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया डिपार्टमेंट के सामने कि ये बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे ज़्यादा लग रहा है ये। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं समझ आया होगा, माइंड क्लैरिटी आई होगी, और भी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया होगा। तो अब जाके ये हुआ है कि भाई अब 21% नहीं रहेगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ 12%, मैक्सिमम 12%। आप 0 से 12% कर सकते हो, जिसके लिए जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन मैंडेटरी है। वो रिजोल्यूशन इसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि जब वो डिफॉल्टर के विरुद्ध में आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करोगे 154(b)(29) के अंदर में, तब वो रिजोल्यूशन की कॉपी, सर्टिफाइड रिजोल्यूशन की कॉपी आपको वो वहां पे फाइल करना पड़ेगा। अब फाइल नहीं करोगे तो आपका रिकवरी एप्लीकेशन सोसाइटी का रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, फ्लैट ओनर हो और ऑक्यूपायर हो। ऑक्यूपायर का मतलब ये हो गया, उदाहरण के तौर पे कि भाई अनिल भाई का फ्लैट है, अनिल भाई जाके दुबई में बैठे हुए 20 साल से, इधर आते ही नहीं है, या लेटर से अनिल भाई मर मुरा गए। अब उनकी जगह में फ्लैट के अंदर कौन बैठा हुआ है? क्या उनका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है, क्या कोई दोस्त बैठा हुआ है, या कोई एनक्रोचर बैठा हुआ है, पता नहीं। तो ये सब लोगों को सरकार ने बोला है कि भाई उसको हम एक वर्ड देते हैं, ऑक्यूपायर। तो अगर आप ऑक्यूपायर भी हो तो आपको सोसाइटी का ड्यूस यानी चार्जेस ब्याज के साथ में आपको देना बनता ही बनता है। रूल नंबर 106C(12) में प्रोविजन दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड चार्जेस एट द रेट फिक्स्ड बाय द जनरल बॉडी नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम, जैसे अभी हमने चर्चा किया। अब इसमें छोटा सा टेक्निकलिटीज क्या हो रहा है कि कई बार सोसाइटी को ईएमआई देना पड़ता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको हम कहते हैं हफ्ता हफ्ता। कई बार फ्लैट का इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ता है। आजकल बिल्डर से लिया हुआ फ्लैट पे सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट नहीं जाता है, बैंक को जाता है। लेकिन पहले की कुछ सोसाइटी है, आज भी है, म्यूनसिपैलिटी की सोसाइटी है, कुछ महाड़ा की सोसाइटी है, उसका इंस्टॉलमेंट आपको सोसाइटी को देना है, फिर सोसाइटी जाके रिस्पेक्टिव खाते में क्रेडिट करती है। वो जो अमाउंट है वो भी डिफॉल्ट में आ जाता है, और उसमें भी सोसाइटीज 21% इंटरेस्ट लगाया करते थे। इस तरह के सोसाइटी को बोलते हैं टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी। यहाँ पे फ्लैट आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज किया या बेसिक अमाउंट देके परचेज किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में डिफॉल्ट पे सोसाइटी 21% लगाती थी, जो गैर कानूनी था, क्योंकि बैंक का ब्याज भी नहीं होता था उतना। अगर हम प्राइम लेंडिंग रेट ले बैंक्स का, पीएलआर जिसको कहते हैं, तो वो भी लगभग 9 से 12% के बीच में ही एवरेज आता है। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को छोड़ के, जैसे उदाहरण के तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, और कोई कंटिन्यू इंटरेस्ट नहीं लगाता डिफॉल्टेड अमाउंट्स पे। मतलब अगर आपने 3 महीना नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगेगा, चौथा महीना नहीं दिया तो चौथे महीने का भी इंटरेस्ट लगेगा, पांचवा महीना नहीं दिया तो पांचवें महीने का भी इंटरेस्ट लगेगा, वगैरह वगैरह। ये गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर आप देखें टिपिकली टिपिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, गैस बिल्स है, टेलीफोन के बिल है, वहाँ पे एक वन टाइम ही फ्लैट पेनल्टी का अमाउंट का प्रोविजन दिया हुआ है।
कि भाई इतना अमाउंट है, इतना डेट के बाद में भरोगे तो ये अमाउंट का पेनल्टी आएगा। और अगर आप अपना पुराना बिल कभी उठा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि ये जो सर्विस इंडस्ट्री के जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज या फैसिलिटी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, जबकि वो सेम टाइप के सर्विसेज हैं, लिटरली सेम टाइप के सर्विसेज जो आपको सोसाइटी प्रोवाइड करती है। सोसाइटी भी आपका कॉमन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्लीनिंग स्वीपिंग वगैरह वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये अगर इलेक्ट्रिसिटी गैस कंपनी वगैरह इंटरेस्ट नहीं लगा रही है, फ्लैट पेनल्टी लगा रही है, तो क्या सोसाइटी को ये अथॉरिटी देना चाहिए टू लेवी कंटिन्यूसली 12% का इंटरेस्ट। ये सोचने वाली बात है कि ये प्रॉपर है या नहीं है, और हमें ये एक ऑर्थोडॉक्स तौर तरीके के अकाउंटिंग बिजनेस या सोसाइटी बिजनेस से हट के काम करना चाहिए। बिकॉज सोसाइटी कैसा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, आप लोगों को जबरदस्ती दबा नहीं सकते हो। एक चीज और भी ये होता है कि आप जो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हो 21% आज के दिन पे, टिपिकली या लेट्स से अनइथिकली वो सोसाइटी यूज करती है अपने रेगुलर खर्चे के लिए, विच बेनिफिट्स ऑल द अदर मेंबर्स। मतलब अनिल भाई से 100 रुपए का इंटरेस्ट लिया, सोसाइटी में 100 मेंबर हैं, तो अनिल भाई को 100 रुपए का इंटरेस्ट बाकी सब मेंबर के रूटीन खर्चे में एडजस्ट होता है। तो बाकी सब रूटीन मेंबर के खर्चे कम हो जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अनिल भाई इंटरेस्ट, जो अनिल भाई से इंटरेस्ट लिया। तो एक डिफॉल्टर मेंबर से इंटरेस्ट लिया आपने और बाकी मेंबर के रूटीन एक्सपेंडिचर्स को कवर अप कर रहे हैं आप उसके अंदर। ये इंटरेस्ट टिपिकली इज प्रिज्यूम्ड टू बी एन इनकम जो अनएथिकल है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से। और ये जो भी आपने इंटरेस्ट लिया, it should be directly shifted to the reserve fund and not used for any other purposes. रिजर्व फंड का यूज करने का एक स्पेसिफिक पर्पज है, उस पर्पज के लिए आप यूज करो। पर ये जो इंटरेस्ट है इसको रेगुलर सोसाइटी के खर्चे के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्टर मेंबर का इंटरेस्ट आप बाकी मेंबर को खुश करने के लिए या बाकी मेंबर का खर्चा कम करने के लिए यूज कर रहे हो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आपने इंटरेस्ट लेना है मेंबर से, जैसे कि रूल्स अभी नया प्रोवाइड करने वाला है, तो आपको जनरल बॉडी का प्रॉपर रेजोल्यूशन 100% कंपलसरी है। अगर उसमें रेजोल्यूशन में लिखना होगा आपको कि डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड टू लेवी सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, लेट अस से उदाहरण के तौर पे 6% या 12%, तो एक पर्टिकुलर फिगर फिक्स करना है। तो discuss and decided to levy simple interest at the rate of 12% per annum basis on the defaulted amount of the member। ये आपका एक रेजोल्यूशन होना है, और रेजोल्यूशन शुड ऑलवेज बी प्रपोज्ड बाय रमेश शर्मा, फ्लैट नंबर, सेकेंडेड बाय सुरेश गुप्ता एंड फ्लैट नंबर। और उसको उतना तक में ही नहीं छोड़ना है, आपको वहां पे लिखना है पास्ट यूनानिमसली। डिस्प्यूट है नहीं है देखना होगा। अगर वो रिजोल्यूशन में आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती है जनरल बॉडी मीटिंग में, तो ये रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दैट इज वाई पास्ट यूनानिमसली आपको लिखना कंपलसरी है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड, कैनॉट बी फाइल्ड विदाउट सच जीबी रेजोल्यूशन।
अभी इन प्रपोज्ड नया रूल में 106C-14 में ये प्रोविजन दे दिया हुआ है कि अगर रेजोल्यूशन जनरल बॉडी का पास नहीं किया हुआ है और वो रेजोल्यूशन का सर्टिफाइड कॉपी रिकवरी प्रोसीडिंग्स के टाइम पे आप नहीं लगा रहे हो, तो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना, ये रूल्स में लिखा हुआ है। आपको ये भी समझना चाहिए कि बायलॉ में अगर आप ये सोचोगे कि बायलॉ में तो मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, तो हम लोग 12% ही लगाते हैं। नहीं, वैसा नहीं हो पाएगा, वो जो गलत है, क्योंकि रूल में प्रोविजन दिया हुआ है, अभी देने वाले हैं कि 106(14) में रेजोल्यूशन होना कंपलसरी है। पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट और कहीं पे नहीं था। डिस्प्यूट्स अराइज हो के रिप्रेजेंटेशन जाके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, तब जाके कुछ थोड़ी आंख खुलती है और तब जाके ये क्राइटेरिया पूरा किया जाता है। So depending only on the bylaws for calculating interest rates or levy of interest rate is legally null and void. अभी आपने इंटरेस्ट लेवी करने का तो बता दिया कि मेंबर ने आपको पैसा नहीं दिया और उसका सोसाइटी का बिल, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेवी करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेंबर आपको एडवांस दे देता है, आप मेंबर को फॉल्स बिलिंग करते हो जानबूझ के। कई मैनेजिंग कमेटी, कई मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी जानबूझ के होशियारी में या इग्नोरेंसी में मेंबर को परेशान करने के लिए उसके बिल में कुछ भी रकम जोड़ देते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी लगा देते हैं। और वो मेंबर भी बगैर कुछ सोचे समझे कि चलो डिस्प्यूट नहीं करना है, अब मैं कहाँ लड़ाई करने को जाऊंगी, तो मैं उसको पेमेंट भी कर देता हूँ। किसी कारणवश वो ऑडिटर पॉइंट आउट करता है कि भाई नहीं, ये तो गलत है, या कभी री ऑडिट में गया कि भाई ये तो गलत है, इसको रिफंड करो, तो वो रिफंड अमाउंट करती है, सिर्फ उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है सोसाइटी। वापस कितना इंटरेस्ट मेंबर के गलती से अमाउंट रिकवर किए हुए पे इंटरेस्ट नहीं देती है, लेती जरूर है कि लेकिन देने के टाइम पे वो प्रोविजन नहीं है। तो रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई एज येट कि हाउ मच इंटरेस्ट वुड द सोसाइटी पे टू मेंबर्स फॉर फॉल्सली कलेक्टेड अमाउंट्स और डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, ये बोल के कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो। पर अगर आप ये बोल के ले रहे हो कि इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो देन दैट विल बी रॉन्ग। So when you are taking some deposit from the member, you are also liable to pay him the same rate of interest that the society takes from members. तो आदान प्रदान, लेना देना, इंटरेस्ट रेट सरखा सरखा, सेम टू सेम होना चाहिए। This would remain debatable, but now can be easily claimed in a civil court under provisions of section 61 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक कानून है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ये तय हुआ है कि आपने ये गलती किया या ये सामान नहीं पहुंचाया, तो आपको इतना नुकसान, इतना परसेंटेज ब्याज देना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, जैसे हमारे बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि 21% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तय हो चुका है ऑलरेडी कि 21% लेना है, अब देना भी 21% है। कैसे देना है, ये सेक्शन 61 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेम प्रोविजन विच प्रोवाइड्स सेम टू सेम इंटरेस्ट रेट ऑन बोथ सेलर एंड बायर पार्टीज इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। हमारे इसमें हाउसिंग सोसाइटीज में या लेटेस्ट सोसाइटीज में
मेंबर बायर है और सोसाइटी जो है वो सेलर है, क्योंकि सोसाइटी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पैसे लेकर। फंड्स लाइक sinking fund, repair fund, corpus fund are collected from members by society and deposited in the bank to earn interest. And जो इंटरेस्ट आया सिंकिंग फंड एफडी के ऊपर, वो इंटरेस्ट ये माना जाता है आज के दिन पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कि सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट भी पार्ट ऑफ सिंकिंग फंड ही हो गया। मतलब सिंकिंग फंड का जो प्रिंसिपल अमाउंट है और सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट है, दोनों मिला के सिंकिंग फंड ही कहा जाएगा। लेकिन आपके सिंकिंग फंड रजिस्टर सोसाइटी में जो आप मेंटेन करते हो, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ कलेक्टेड सिंकिंग फंड का अमाउंट लिख रहे हो। उस पर क्या बेनिफिट हुआ, उस पर क्या सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट सोसाइटी को फायदा हुआ है मेंबर का सिंकिंग फंड पैसे से, उसका पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, जो अगेन एक गलत प्रैक्टिस है। सो आप डिफाइन करते हो बैलेंस शीट में, ये सिंकिंग फंड का एफडी है, ये रिपेयर फंड का एफडी है, ये कॉर्पस फंड का एफडी है, ये रिजर्व फंड का एफडी है, वगैरह वगैरह। अब आपने मेंबर से सिंकिंग फंड 10,000 रुपया साल का कलेक्ट तो कर लिया, 40,000, 30,000, 40,000 रुपया आपने रिपेयर फंड का भी कलेक्ट कर लिया, 40,000 रुपया टोटल कलेक्ट किया आपने। बैंक का इंटरेस्ट अगर 7% एवरेज भी पकड़ो तो लगभग 2800 रुपया इंटरेस्ट सोसाइटी को मिलता है, पर मेंबर को क्या मिलता है उससे? मेंबर को कुछ नहीं मिलता है। So member are actually losing out on the interest component of the amount paid to the society for sinking fund, repair fund and corpus fund. ये जो इंटरेस्ट आ रहा है सोसाइटी के पास में, इस पे सोसाइटी तो कैपिटलाइज कर लेती है आगे जाके कभी भी, या वो मेंबर मर मुरा जाता है, बेच के निकल जाता है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। और चूंकि रकम बड़ी नहीं होती है, कई बार तो होता है लाखों करोड़ों में बहुत बड़ी सोसाइटी होती है जिनका सिंकिंग फंड अमाउंट महीने का ही कम से कम 5,000 रुपये हो जाता है, रिपेयर फंड हो जाता है 15,000, तो 20,000 मतलब लगभग 2 से 3 लाख रुपए बरस का। तो बड़ी सोसाइटियों में लेटेस्ट जो है अभी हाई फाई सोसाइटीज में, जिसमें काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाता है, उसमें एक एक आदमी का 3-3, 4-4 लाख रुपया ये सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का जमा हो जाता है। तो सोसाइटी तो फंड इंटरेस्ट का कलेक्ट कर लेती है, लेकिन मेंबर को वो इंटरेस्ट का डिविडेंड नहीं दिया जाता है। Members are not given any dividend for the income generated from such extra funds stored by the society. एक इसमें मजे की बात है, सोसाइटी आपसे सिंकिंग फंड के ऊपर भी 21% इंटरेस्ट लेती है फॉर फ्रॉम के जो भी बिल का अमाउंट है नीचे 10,000 रुपया हो गया तो 21% इंटरेस्ट मतलब 2,100 रुपया लगा के उसको मेंबर को चिपका देती है तो भैया आपको देना है। नहीं देता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग भी नहीं सक्सेसफुल हो पाता, हार जाता है तो उसका फ्लैट वगैरह नीलाम ऑक्शन या हड़प लिया जाता है। पर आपने ये सोचना चाहिए कि आपने जो सिंकिंग फंड पर 21% इंटरेस्ट लगाया हुआ है, तो सोसाइटी 21% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह पे, और सोसाइटी also earns bank interest on such stored funds collected on account of sinking fund, repair fund.
मतलब टोटल कितना सोसाइटी ने कमा लिया, ये 21% पर एनम और कम से कम 7% पर एनम अलग से, which amounts to double earnings on the same fund collections, sinking fund और repair fund के ऊपर. This means first interest is collected from members and second interest is collected, continuing interest is collected from banks. प्रश्न उठता है कि इज दिस लीगली प्रॉपर? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ये डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पे रूल्स के अंदर में चार्जेस ऑफ द सोसाइटी में सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड भी उसको अलग करना चाहिए. दोज आर नॉट द चार्जेस ऑफ द सोसाइटी, दोज आर फंड्स ऑफ द सोसाइटी. Is it proper accounting practice to use the 21% interest from defaulter members for day-to-day routine expenditures which benefits the other members of the society, and use the bank interest to increase collections, sinking fund, repair fund वगैरह? ये गलत चीज है. उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इश्यू किया हुआ है रिगार्डिंग नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस विल बी 10% ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ सर्विस चार्जेस. उसमें वहां पे डिफाइन कर दिया है कि सर्विस चार्जेस क्या 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 है, विच ऑफ कोर्स डज नॉट इंक्लूड सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड. देखो मजेदार चीज, एक जगह डिफाइन किया है कि सर्विस चार्ज क्या है फॉर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस. कई सोसाइटी ये भी इग्नोर करती है और टोटल बिल के ऊपर 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगा देती है, और कई डायनेमिक सोसाइटीज तो कुछ भी चार्जेस लगा देती है. डायनेमिक का मतलब ये नहीं है कि लीगल, गैर कानूनी तरीके से. तो यहाँ पर रूल्स के अंदर ये भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए, अभी सजेशंस मांगे गए हैं कि जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, इट शुड बी कलेक्टेड ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ सर्विस चार्जेस. जैसे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगा रहे हो सर्विस चार्जेस के ऊपर, वैसे ही इंटरेस्ट ये जो 12% है, it should be levied only on the service charges and not on the collection of sinking fund और repair fund, क्योंकि आप डबल कमा रहे हो उसके अंदर, बैंक से भी और मेंबर से भी. अब ये मत कहो कि वो तो उसने पेमेंट किया नहीं है, लेकिन जब भी पेमेंट आएगा वो 21% से आ रहा है वहां पे, ये कोई लॉजिक नहीं बैठता उस चीज का. In the new MCS rules 2025, proposal is for levy of interest on defaulted charges under Rule 106C. Whereas the legal thing would be to levy interest only on service charges. And in fact, I would say levy penalty, fixed penalty, जो भी डिफाइन होगा, and not interest. डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है. Friends, we will take a break of 2 minutes for our sponsors, and then we will resume our webinar's question answer session. Please hold on till then.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखिए। We can take up our questions right now. Questions will be relating only to today's topic. आज का विषय है interest now can be maximum 12% instead of 21%. जिस किसी भी फ्रेंड को क्वेश्चंस पूछना है, आपके स्क्रीन पे एक ऐसा हैंड सिंबल होगा, उसको क्लिक करिए एंड वी विल टेक अप योर क्वेश्चन इन सीक्वेंस. वी आर टेकिंग ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन per person, and while asking questions please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So our first question is by Mr. Rahul Satpute. Mr. Rahul Satpute. हेलो हेलो. हाँ राहुल जी बोलिए. सर आमचं सोसायटीमध्ये आहे ना 7 वर्षापूर्वी एक ठराव झाला होता की हे नाही घ्यायचं, काय इंटरेस्टच्या अनुसार नाही घ्यायचं, पण 100 रुपये लेट फी म्हणून घ्यायचं. तर असं आपण घेऊ शकतो का? लेट फी 100 रुपये तुम्ही घेऊ शकता, प्रोव्हाइडेड तुमच्या बायलॉ मध्ये तसं अमेंडमेंट तुम्ही केलं असेल त्या टायमाला. तर जर तुमच्या बायलॉ मध्ये व्याज घेण्याचं प्रोव्हिजन असेल तर तुम्ही फ्लॅट पेनल्टी घेऊ शकत नाही. आता बायलॉ नंबर 71 मध्ये नॉर्मली व्याज घ्यायचं प्रोव्हिजन आहे, फ्लॅट पेनल्टी घ्यायचं प्रोव्हिजन नाहीये. पण तुमचे बायलॉ पाहून घ्या तुम्ही. बायलॉ मध्ये तर नाही, आम्ही ठराव मेजॉरिटीमध्ये पास केला होता, सगळ्यांनी सह्या पण केल्या होत्या, पण बायलॉ मॉडिफाय नव्हते केले. बायलॉ मध्ये मॉडिफाय करायला लागेल, कारण की जे बायलॉच्या जे कंपोनेंट आहे, बायलॉ मध्ये जे लिहिलेलं आहे ते तुम्हाला बदली करायची असेल तर तुम्हाला बायलॉ अमेंड करायला लागेल. जे बायलॉ मध्ये लिहिलेलं आहे ते फक्त ठराव करून बदली नाही होत. नवीन मेंबर आला तर त्याला कसं काय माहित पडणार? तो तर एक डिक्लेरेशन देतो ना, फॉर्म नंबर 4 मध्ये डिक्लेरेशन आहे, आय विल अबाइड बाय द बायलॉज ऑफ द सोसायटी. तो तसं नाही लिहिलेला तिकडे की आय विल अबाइड बाय द रेझोल्युशन्स ऑफ द सोसायटी. तुमचं रेझोल्युशन आहे 10 वर्ष अगोदरचं, त्याला कसं काय माहित पडणार? म्हणजे आजची बायलॉची प्रती त्यांना द्यायला लागतो कानूनप्रमाणे, त्याचा हक्क आहे. आणि त्या बायलॉ मध्ये काय लिहिलंय त्याप्रमाणे तुम्हाला हरकत करायला लागेल ना. त्या तुमचे जे हे तुम्ही म्हटलं ते कानून कायद्याच्या हक्कामध्ये नाही आहेत. Anyway, we'll take up our next question. Next question is by Mr. Premji Charla. Mr. Premji Charla. ठीक है. Next question is by Mr. Sanjeev Auto. Mr. Sanjeev. Yes, sir. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, please go ahead. सर मेरा 2 क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे 154(29)B के अंडर में जो प्रोसीडिंग्स होती है तो उसके लिए क्या एजीएम में मेंबर्स के नाम कॉल आउट करने ज़रूरी है एंड देन प्रोसीड करना है या क्या, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर? तो पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन सर रिलेटेड टू, सर मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं 2 क्वेश्चन को एक साथ सुन के रखूं अपने अंदर और फिर जवाब दूं. आपका पहला क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसका उत्तर सुन लीजिए और फिर हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है. 4 क्वेश्चन पूछेंगे वो टीवी डिबेट में होता है सर. राइट सर. तो अगर आपने 154(B) 29 के अंदर प्रोसीडिंग करना है तो वो डिफॉल्टर के अगेंस्ट में ही आप करोगे, ये तो खुलासा है ही है. डिफॉल्टर कौन है? वो जो बैलेंस शीट के साथ में आप डिफॉल्टर का लिस्ट बांटते हो,
राइट। हर मेंबर को, तो उसमें तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो रेजोल्यूशन में तो आपको यही डालना है, टू डिस्कस एंड डिसाइड टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर against all any or all defaulters or any defaulter whose outstanding due is above 1 lakh or above 10 lakh वगैरह वगैरह क्राइटेरिया आपको सेट करना है। आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। ओके। व्हाट इज योर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये डिफॉल्टर्स का जो लिस्ट है, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड मुझे लग रहा है, तो मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके एक फोरम में सुना था कि डिफॉल्टर का लिस्ट आप नोटिस बोर्ड पे पब्लिश नहीं कर सकते, तो इस पे थोड़ा फिर से एक बार क्लैरिफिकेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। हमने एक वेबसाइट किया हुआ है, 2 घंटा चर्चा किया था इसके ऊपर, आप वो देख सकते हैं। और नोटिस बोर्ड में सिर्फ सोसाइटी के नोटिस पब्लिश किया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप सोसाइटी में नोटिस बोर्ड में ये लिखेंगे कि भाई अनिल शर्मा का 10 लाख रुपए बाकी है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोग पढ़ने वाले हैं इसको? नोटिस बोर्ड कहाँ रखा है आपने? सोसाइटी के ऑफिस के अंदर लगा रखा है या कहीं बाहर लगा रखा है? एंट्रेंस पे, मतलब नॉट गेट पे, मतलब जो बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है, लॉबी है, वहाँ पे। देखिए, मुझे ये बताइए कि वो बोर्ड किस किस के नज़र में आ सकता है? जैसे लिफ्ट से कोई नीचे उतरेगा तो उसको सामने वो नोटिस बोर्ड दिखेगा, और सभी को दिखेगा, ऑल वेंडर्स है, थर्ड पार्टी। हाँ, वेंडर्स को दिखता है, आपके गेस्ट को दोस्त दिखता है। आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, दूध वाला आएगा, चाय वाला आएगा, किराने वाला आएगा, पोस्टमैन आएगा, कोरियर वाला आएगा, सब जन रीड करते होंगे। फितरत है ना, जैसे मैं किसी सोसाइटी के पर जाऊंगा तो क्यूरियोसिटी के कारण मैं जो भी कुछ है वहाँ पे देखता रहता हूँ कुछ। ये खाली मेरी फितरत नहीं है, ये हर किसी की फितरत है, ना चाहते हुए भी हम लोग घुसते हैं उस मैटर के अंदर। अभी वो एक आदमी है, उसने किराना की दुकान बोला, बोलता अरे इसका तो 10 लाख रुपए बाकी है, मेरा तो अच्छा ग्राहक है, मेरे को तो पैसा दे रहा है, लेकिन मुझे फिक्र हो गई है अभी ये देखने के बाद कि अब तो मुझे पैसा भी नहीं देगा। इसको बोलते हैं बदनामी करना। कानून में प्रोविजन नहीं है नोटिस बोर्ड में नाम डालने का। आपने जो नाम डाला उधर 10 लाख रुपए, वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये कानून कायदे का अधिकारी डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं करते। आप डिसाइड करोगे कि कानून कायदे का अधिकारी डिसाइड करेगा? और वो अमाउंट गलत निकला, 10 लाख रुपए वो गलत निकला अमाउंट, तो आपने क्या किया एक्चुअली मैनेजिंग कमेटी होने के नाते? मैं ये कहूँगा कि आपने उसको बदनाम किया। उसने जाके सुसाइड कर लिया, ऊपर से कूद गया कि देखो मैं इसको बोले जा रहा हूँ कि ये मेरा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी इतना बदमाश है तो बोलता है मैं तो लगा देता हूँ, तुमको जो करना है करो। ये आपने डायलॉग कहीं पर सुना भी होगा, हमारे इतने दोस्त हैं, सब लोग सुनते रहते हैं ऐसे डायलॉग। तो अभी आप खुद सोचिए कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, अब ये मत बोलिएगा कि सोसाइटी का अंदर का प्रीमाइसेस पब्लिक प्लेस नहीं है, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस नहीं है, सिर्फ मेंबर का प्लेस है, तो आपने इतने ढेर सारे लोगों को अंदर कैसे आने दिया? क्या आप किसी को रोक रहे हो? किसी को कुछ भी कर रहे हो? कोई मीडिया वाला भी आता है, कोई पत्रकार भी आता है, कोई दुश्मन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और आपको ये करने की आवश्यकता क्या? प्रश्न ये आता है कि कानून में ये लिखा है कि डिफॉल्टर है, उसको 3 महीने का अगर उसने पैसा नहीं दिया सोसाइटी का, तो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। ये कानून में लिखा हुआ है। ये पता है आपको सर, संजीव जी? यस सर। आपने कार्रवाई नहीं किया, आपने रिकवरी की कार्रवाई नहीं की, तो कोर्ट में आप क्या बोलोगे वहाँ पे कि मैंने रिकवरी की कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं अगर डिफॉल्टर के तरफ से डिफेमेशन का और इंटिमिडेशन का और हरेशान परेशान करने वाला का केस डालता हूँ, तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपना कार्रवाई इसके लिए नहीं किया क्योंकि आप मेरे क्लाइंट के ऊपर दुश्मनी निकाल रहे थे इस ढंग से उसको बदनाम करके। आप क्या जवाब दोगे कि मैंने रिकवरी प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं फाइल किया? प्रश्न ये होता है। फर्स्ट डू नो रॉन्ग कानून का पहला कानून ये है, टिप्पणी है
दूसरे की गलती को मत देखो, खुद की गलती देखना चाहिए पहले और फिर आगे बढ़ना चाहिए। एनीवे, थैंक यू मिस्टर संजीव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर कैलाश शेलके। मिस्टर कैलाश। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जहाँ पे सोसाइटी एडवांस में कलेक्ट करती है चार्जेस फॉर 3 months, ओके, वहां पे अगर कोई डिफॉल्टर बन जाता है, फॉर एग्जांपल 25th को पे करना है, बट इंस्टेड ऑफ 25th ऑफ द मंथ इट हैज बीन पेड मे बी 3-4 दिन लेट या व्हाटएवर, तो जो एडवांस कंपोनेंट ले रहे हैं अगले 2 महीने का, उस पे भी इंटरेस्ट लेवी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसके लिए कुछ क्लैरिटी है उस पे? ये एक जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन का कंपोनेंट है। जनरल बॉडी में आपको डिसाइड करना है कि आपका कट ऑफ डेट क्या है। अगर उस डेट पर नहीं दिया तो बिल का जो डेट है, बिल डेट, नॉट कट ऑफ डेट, है ना। बिल डेट आपका क्या है, उदाहरण के तौर पे 1 जनवरी 2025, और मानो कट ऑफ डेट देते हो आप, जो भी डिसाइड किया, उदाहरण के तौर पे 25 जनवरी का कट ऑफ डेट दिया, कई सोसाइटी 15 फरवरी का कट ऑफ डेट देती है, वगैरह वगैरह। सो हमें कट ऑफ डेट नहीं देखना, कट ऑफ डेट में आपको उस पेमेंट को कर देना है, और अगर आपने नहीं किया तो बिल डेट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा फॉर द फुल एंटायर टेन्योर, बट दिस पॉइंट हैज टू बी क्लियरली रिकॉर्डेड इन ए रेजोल्यूशन। हाँ, तो उस पे इसका मतलब ये कि जो एडवांस कंपोनेंट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेवी कर सकती है? Yes, provided you have recorded that in a resolution. Okay, okay. Thank you, Kailash ji. Thanks. Next question is by Mr. Jitendra Prasad. Mr. Yeah. Jitendra Prasad. Yeah. Can you hear me? Yes, please. Please switch on your video. Yeah. Okay, you may switch on your video and come back again later on. Next No. question is by Mr. Rakesh Malhotra. थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेरी था कि जैसे अभी सेशन चालू हुआ तो मुझे पता चला कि अभी नए रूल में अडॉप्ट करने का एक प्रोविजन आने वाला है, तो अडॉप्ट करने से क्या फायदा होगा, या पहले अडॉप्ट नहीं करने का रूल नहीं था तो क्या नुकसान हो रहा था सर? पहले अमेंड करने का प्रोविजन था। करेक्ट सर। अभी अडॉप्ट करने के लिए सरकार ने इसलिए बोला हुआ है क्योंकि तब से लेके, जैसे पिछला एक्ट बना, अमेंड हुआ 2019 में, ओके। और 2019 के बाद में कोऑपरेटिव कमिश्नर के तरफ से मॉडल बायलॉज रिलीज नहीं किया गया। ओके। तो आप अपना अपना बाजार में 100 रुपया 50 रुपये वाला बायलॉ लेके आते थे और उसको अडॉप्ट कर लेते थे। उसमें कुछ भी लिखा होता था जो कि जिसका मान्यता कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने नहीं दिया हुआ था। अब कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि मैं आपको मॉडल बायलॉज बना के देता हूँ। मॉडल बायलॉज है, इट इज नॉट एन एक्चुअल बायलॉज, इट इज अ मॉडल ऑफ इट। आपको उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से ये चेंज करके आप कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडल आएगा वो अब तक के सारे कानून कायदे को नजर रखते हुए वो बायलॉज बनाया जाएगा। तो एक्ट में जितने भी चेंजेस हुए इतने सालों में, वो अभी नए बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करा जाएगा। और अभी जो अब तक के जितने भी रूल्स हैं, हर 2-2 साल में कुछ ना कुछ छोटा मोटा रूल्स चेंज होता रहता है। और अभी ये जो प्रपोज्ड नया रूल्स आने वाला है, ये एक बार अप्रूव हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है, तो आपको कमिश्नर उस रूल्स के हिसाब से बायलॉज बना के आपको पेश करेगा, और फिर वो आप कंसिडर करके उसको जनरल बॉडी में एडॉप्ट करना है। एक बार एडॉप्ट कर लिया वो वाला बायलॉज, क्योंकि एक प्रोविजन दिया हुआ एडॉप्शन का इस बार रूल्स में, पहले कभी भी नहीं था। ओके। अब प्रोविजन दे दिया है तो मानना तो पड़ेगा, उसका कोई उपचार नहीं है। एक बार वो एडॉप्ट करेंगे तब वो जाके लागू पड़ेगा बाकी हर चीज के लिए, रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए, वगैरह वगैरह। एनीवे, थैंक यू मिस्टर राकेश। सर, उस बाद में उसमें अमेंड भी कर सकते हैं ना बाद में, एज पर जनरल बॉडी? यस, प्रोविजन है, अनलेस एंड अनटिल अभी सरकार और नहीं नया रूल निकाल रही कि हमने जो मॉडल बायलॉ दे दिया वही फाइनल है। तो
अलग अलग कानून आते रहते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। सर और एक थैंक यू मिस्टर क्वेश्चन राकेश। सर और एक क्वेश्चन लास्ट में ओके ओके हमारे सर नो कई नो दोस्त प्रॉब्लम वेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर समीर राजा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफॉल्टर पेमेंट नहीं करता है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सोसाइटीज में या फिर रजिस्ट्रार लेवल पे। तो ये कुछ गवर्नमेंट रूट लेवल पे उसका सोल्यूशन लेके आ सकती है, क्योंकि क्या होता है कि अनिल ने अगर पैसा नहीं भरा एग्जाम्पल, तो उसके पीछे भागने का काम जो है या फिर उसके पीछे कंसल्टेंट को लगाने का ये सब खर्चा भी तो अनिल के बाजू वाले को भी तो पे करना पड़ता है। यानी अनिल ने पैसा पे नहीं किया है, वो तो चलो ठीक है, वो लाइट बिल भरता है, सब कुछ भरता है, क्योंकि क्या है लाइट बिल वाला उसका इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है अगर वो पैसा नहीं भरते है तो। लेकिन उतना प्रावधान जो है सोसाइटीज में नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज के पास इतना अथॉरिटी है नहीं। नगर पालिका भी घर पट्टी नहीं रहेगा तो कर सकती है, लेकिन सोसाइटी नहीं कर सकती है। तो इसमें सर ऐसा कुछ रूट लेवल पे इसका सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि अनिल का पैसा बाजू वाले को भी भरना पड़ता है। आपको सॉल्यूशन की क्यों जरूरत है? एक्ट में लिखा है कि 3 महीने का पैसा नहीं मिला तो डिफॉल्टर हो गया। हाँ बराबर। और आप रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हो। हाँ, आपको तो वेट किस चीज के लिए करना या है? रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए सर मुझे तो कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। नहीं, खुद भी कर सकते हो। हाँ खुद भी मैनेजर कर सकता है, सेक्रेटरी खुद कर सकता है। एब्सोल्युटली, लेकिन सर लेकिन सबको इतना टाइम तो नहीं रहता है ना सर। जब टाइम नहीं है तो कुर्सी पे आना नहीं चाहिए सर जी। करेक्ट। अच्छा ठीक है, यानी डिफॉल्टर तो आ नहीं सकता है कुर्सी के ऊपर, क्योंकि वो पैसा नहीं भरता है। करेक्ट। और जो इनिशिएटिव लेते हैं वो भी इसकी वजह से पीछे रह सकते हैं, क्योंकि भी डिफॉल्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है। तो सर वही ना सर, अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट है तो मेंबर को भी तो पैसा देना चाहिए, उसको नॉन कोऑपरेटिव रह के कैसे सर चलेगा सर इसमें? आप ये मुझे बताइए कि आपने जोर जबरदस्ती से कोई भी रकम मेंबर के ऊपर लगा दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं लगा दिया। एक उदाहरण हाँ, पकड़ते ना, एग्जाम्पल उदाहरण पकड़ने में ओके। क्या जाता है, सपने देखने में क्या जाता है? यस सर यस सर यस सर। तो लगा दिया आपने। आपका रेगुलर बिल है 1000 रुपए का, बराबर। आपको वो अनिल भाई से डिफिकल्टी हो रही है तो आपने उसके ऊपर 5000 रुपए एक्स्ट्रा लगा दी। जैसे आज के दिन में फितरत है ना, अरे आपने ऐसा किया ना तो आपके ऊपर 5000 रुपए का पेनल्टी लगा देते हैं, आपने वैसा किया ना तो 50,000 रुपए का पेनल्टी लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया आपने वो आदमी के ऊपर, डिफॉल्टर के ऊपर। करेक्ट है, ऐसा होता है सर? हमारे सोसाइटी में तो नहीं होता है, लेकिन शायद बाहर होता रहेगा। नहीं, आपको मैं गारंटी देता हूँ हाँ जी। 95% सोसाइटी में ऐसा होता ही होता है। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना है और वक्त है, एक दिन निकालिए, खाली अलग अलग वार्ड के ऑफिस में चले जाइए, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के वार्ड के ऑफिस में चले जाइए, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाइए, किसी भी दिन चले जाइए 4 बजे। बराबर गिन के कम से कम 50 आदमी इसी इश्यू के ऊपर वहां पे लड़ने आया हुआ है। बराबर बराबर। वो लड़ने शौक से आया हुआ है या उसके खिलाफ कुछ आया हुआ है तो आया हुआ है? नहीं, शौक से तो नहीं आया रहेगा, कुछ तो अच्छा उसके ना, अभी खिलाफ हुआ रहेगा। लेवल का हो गया। अभी इसी तरह कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जाइए, देयर आर 4 कोऑपरेटिव कोर्ट्स ओनली फॉर मुंबई। वेबसाइट में दिखता है कि हर रोज कितने मैटर लिस्टेड है वहां पे, चारों कोऑपरेटिव में। और उसमें ये भी दिखता है कि भाई वो रिकवरी वाला या डिस्प्यूट वाला मैटर कितने है, वो भी पता चलता है। थोड़ा सा डायनेमिक बनोगे तो आपको सारा रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। 10-15 मिनट लगता है उसके अंदर। बराबर। अब ये अमाउंट गलत है या सही है, आपके अगल या बगल वाले आदमी को तो नहीं पता है। बराबर है। तो उसका खुलासा कौन करना चाहिए? मैनेजिंग कमेटी करना चाहिए। अब मैनेजिंग कमेटी बोलेगी कि मैं तो कुर्सी को खाली गर्म करने के लिए आया हूँ, मैं कुर्सी पे ऐश करने के लिए आया हूँ, मैं कुर्सी पे इसलिए आया हूँ कि मुझे लोग सलाम करें, सिक्योरिटी गार्डनिंग ये वो वगैरह वगैरह। क्या ये सही है? उसको कुछ काम करना है। जब आपने इलेक्शन लड़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी का, मैनेजिंग कमेटी का कर्तव्य क्या क्या है, तभी तो वो बाइबल में लिखा हुआ है ना सारी चीजें। बराबर है सर। तो अगर आपको ये पता है कि ये सारे कर्तव्य है मैनेजिंग कमेटी का, तो हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं अपना वक्त इस्तेमाल करके
मैं क्यों करूँ ये सब चीज के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। हम तो सर डीम कन्वेंस के लिए तो हम लोग खुद गए जाके किए, सब सोसाइटी का पैसा बचाया। लेकिन ये तो सर अनप्रोडक्टिव वर्क है ना सर। अगर वो टाइम पे पैसा भरता है तो क्यों कोई भागता रहे सर इसके पीछे? वो इसके लिए नहीं भरता है क्योंकि आपने उसके साथ में कोई बदमाशी किया हुआ है, वन। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उसको जेन्युइनली इंटरनली घर के अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा। आप कोऑपरेट क्यों नहीं करते उसके साथ में? नहीं करते कोऑपरेट? नहीं सर, हम लोग तो कॉपरेट करते हैं क्योंकि वो तो लाइट बिल तो भरता है 9,000 रुपया, 10,000 रुपया, लेकिन 400 रुपया मेंटेनेंस नहीं भरता है। तो आप अगर 9,000 रुपया लाइट का बिल भर रहा है, इसका मतलब अच्छी खासी सोसाइटी होगी। आप 3-3 नहीं महीने में नहीं सर, proceeding file अच्छी करो। सोसाइटी नहीं सर। नॉर्मली किसी के भी घर पे गीजर रहेगा, एसी रहेगा, 2 एसी, तो नॉर्मली 9,000 बिल आता है हमारे यहाँ पे। सर आपके लिए सलाह यही है कि आप मैनेजर के थ्रू, सेक्रेटरी के थ्रू, या ऐसा कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में हो जिसको शौक हो जाने आने का, उसको भी एंगेज कर सकते हो। क्योंकि कानून में एडवोकेट अथवा और रिप्रेजेंटेटिव का भी प्रोविजन है। आप किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, किसी को भी। आपका सिक्योरिटी का जो गार्ड है उसको भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो। ओके, तो उसको भेजो रिकवरी प्रोसीडिंग्स को फाइल करने के लिए। सिंपल प्रोसीजर है, कोई कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर समीर। विल टेक अप आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। मिस्टर इस्माइल शेख। सर, ये सर्विस चार्जेस के बारे में आपका सेपरेट वेबिनार है ना? किस चीज के बारे में इस्माइल सर? सर्विस चार्जेस आप बोल रहे हैं, खाली सर्विस चार्जेस पे पेनल्टी लगाना है? हाँ, यस सर। इसके अलावा किसी में नहीं लगा सकते पेनल्टी, राइट? नहीं, अभी तक पेनल्टी जो है, जो भी बिल का फिगर है उस पे लग रहा है। ओके। आज भी नए कानून के हिसाब से भी बिल में जो भी फिगर होगा वेरी करेक्ट, उस पे लगेगा। लेकिन कानून ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने आपका सुझाव मंगाया है कि ये जो रूल्स हैं इस पे आप अपना अपना टिप्पणी दो, अपना अपना सुझाव दीजिए। 1 महीने का लगभग समय बाकी है, शायद 1-1.5 महीने का। ओके। आप देंगे, सरकार कंसीडर करेगी, आप लकी होगे आपका कंसीडर करेंगे और शायद बाकी भी लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। कोशिश करिए सर। श्योर सर। थैंक यू मिस्टर इस्माइल। थैंक यू। Next question is by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, good evening. This is regarding accountant in our society. An audit every year happens. Audit. So accountant, he brings auditor and do his auditing job. Now, what you said, the sinking fund, repair fund, all money is collected, but not deposited or FD on the same account plus interest. Okay. By accountant, every year is happened like that. Okay. So now, what is the members to do regarding this? Anybody, Amount you collected or by any outsider also can complain to the registrar with that particular balance sheet कि भाई ये अमाउंट इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है सिंकिंग फंड के हेड के अगेंस्ट में, इन्होंने सिंकिंग फंड के अगेंस्ट में उसका अकाउंटिंग नहीं किया, उसका डिपॉजिट नहीं किया, उसका प्रोविजन है सेक्शन 146 में। आप कंप्लेंट कर दीजिए रजिस्ट्रार को और इंक्वायरी लगाने को बोलो। ओके, थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर पंकज दोषी। मिस्टर पंकज दोषी। पंकज जी। ओके, हेलो 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 जी बोलिए आवाज आ। ये मेरा आज का अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर का ही क्वेश्चन है। ये जो इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट रेट जो 21% से 12% करने की बात चल रही है, तो जनरली मतलब ये जहाँ फ्लैट है वो एसोसिएशन ने, पर ये मैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि जनरली सभी लोगों को बैंक से लोन लिया वाला रहता है। अब बैंक का इंटरेस्ट मोर देन 12, 14, 15% से ऊपर ही जाता है। तो
लोग ये सोचेंगे अभी कि भाई बैंक का पैसा क्यों वापरना, सोसाइटी अगर 12% कर देंगी तो सोसाइटी का पैसा ही वापरेंगे, तो सोसाइटी को आगे चलने को दिक्कत होगी, ये मेरा कहना है। बताइए अभी आप इसके बारे में। अगर मेंबर की खुद की सोसाइटी है ना, अगर खुद का मेंबर खुद को दोष दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो सहन करना पड़ेगा। और अगर आपका मेंबर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है तो मैनेजिंग कमेटी को कौन रोक रहा है रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करने के लिए? कोई रोक रहा है उसको? खुद ही रोक रहा है ना वो अपने आप को। रोक नहीं रहा है, मगर आगे अभी एक मेंबर ने जैसा बताया कि भाई उतना टाइम किसी के पास जनरली रहता नहीं है। मैंने भी वही मेंबर को यही बोला कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एक चीज के लिए, हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? वहां बैठना नहीं चाहिए। करेक्ट है। आपका काम नहीं है गुजरात जाने का, आपका काम नहीं है चर्चगेट जाने का, आप जाओगे या नहीं जाओगे मुझे ये बताइए। आपको भूख नहीं है लेकिन आप वो स्टेटस रेस्टोरेंट चर्चगेट में जाके बैठ के खाना नहीं खाओगे या जबरदस्ती जाके खाओगे, क्या करोगे? जो किस अगर समय नहीं है तो छोड़ देने का उस चीज को, नहीं वो जबरदस्ती डिस्प्यूट क्यों क्रिएट करना है? नहीं आप बाकी मेंबर सोचते हैं कि देखो ये काम करने आया या मजाक मस्ती करने आया कुर्सी पे। बराबर है, आप जैसा बोलते हो छोड़ देना चाहिए। अरे सभी लोग छोड़ देते, करने वाला कोई आता ही नहीं है, ऐसी हालत है अभी। सोसाइटी को डिसॉल्व कर दीजिए सर। अच्छा, सरकार को दे दीजिए, प्राइवेट एजेंसी को दे दो चलाने को, कॉन्डोमिनियम बना दीजिए, एसोसिएशन बना दीजिए, सेक्शन 25 कंपनी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी न रहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मैं जिंदा हूं या नहीं हूं, मेरे वजह से कोई काम रुक जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। सही बात। इसी तरह सोसाइटी में अगर कोई मैनेजिंग कमेटी ये बोलता है कि मैं तो ऑनरी जॉब कर रहा हूँ, करेक्ट, ये तो डायलॉग आपने कितनी बार सुना होगा? हमेशा। या मैं तो अपना घर का परिवार का काम छोड़ के आया हूँ। बराबर है। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया सर मैनेजिंग कमेटी में काम करने के लिए। आपने नॉमिनेशन फॉर्म मैनेजिंग कमेटी का मैंने हाथ पकड़ के नहीं साइन कराया। जब आपने साइन किया तो कुछ जवाब जिम्मेदारी लेने का हिम्मत रही होगी आपके अंदर, तब जाके साइन किया। आपको ये बता दूं कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग 11 मेंबर की मैनेजिंग कमेटी है, उसमें लोग आते हैं, एक्चुअली 7-8 लोग ही आते हैं। 8 लोगों की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें कोरम होता है 6 का, 5 का होता है। आप सभी को पता है कि मैनेजिंग कमेटी के कोरम में 8 का कोरम में 5 के कोरम में आते कितने लोग हैं? एक्चुअली चुनाव तो लड़ने इतने ढेर सारे लोग आ गए। मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में आप क्यों नहीं आए? क्यों आपने गलत सलत बाद में साइन कर दिया? ऐसा नहीं होता पंकज जी? होता है। तो इस चीज पे आप सवाल उठाइए, ये मत बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है काम करने के लिए, मैं क्यों तकलीफ। मैंने मेरे बारे में तो बोला ही नहीं है, मैंने जनरल दे रहा हूँ सर। यहाँ पे मेरे और आपके बारे में बात नहीं हो रही है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ओके। अगर मैनेजिंग कमेटी ये बोल सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ दो कुर्सी, दूसरे को आने दो। दूसरा भी बोलता है मेरे पास नहीं है, सरकार को दे दो। और भी कई पर्याय है, नहीं पता तो मुझसे पूछ लो पेड फीस पे, मैं आपको बता दूंगा। एक नहीं 10 तरीका बता दूंगा। ओके, थैंक यू पंकज जी। या थैंक यू। Our next question is Hemant ji, Mr. Hemant Mirji. Good evening, sir. I hope you can hear. Yes, sir. Go ahead. Okay. We know that all the funds which are collected under sinking fund and repair fund are to be kept separately, correct? There are different baskets to be kept, and the bank in the bank also these funds are to be kept as fixed deposit. My question is, interest earned on because of delayed payments or no payments, interest earned on these particular line item, let us say sinking fund. These interest amount is to be deposited in the same basket. No. Here it is this way. You are collecting typically 100 rupees as sinking fund. You are per annum basis, let us say. You put it in the bank. The bank gives you 10 rupees as interest. So that sinking fund in the bank now amounts to 110 rupees. This is one logic.
Second logic is, you are not going to deposit the penalty interest into the sinking fund FD. You are going to still deposit only 100 rupees. Typically, as of today, majority of the societies, what they do, they capitalize that penalized interest as income and use it to run their typical day-to-day routine expenditures. Done. Okay. Any other questions, sir? That is it. Thank you, Himanji, especially. Next question is by Mr. Paresh Shah. Good evening. In continuation to the sinking fund and repairs fund, sir. Sir, by the end of 1 year, suppose the financial year, there are too many defaulters, and the defaulting amount towards sinking fund and repair fund is about 50,000 rupees. Mr. Paresh, I can't hear you. So every Connect, quarter we have a quarterly. Your internet connection is not proper. Please rectify it and then come back. Your voice is breaking heavily. So come back later on, sir. We'll take up next question by MES. MES. Is the society? Mr. MES. Okay, we will take up last question for today, Mr. Rakesh Balotra. Hello. Yes, please. सर बिल डेट 1 जनवरी का है और कट ऑफ डेट 15 जनवरी का है. एज पर सोसाइटी रेगुलेशन करती है कि 15 तारीख के बाद जो भी मंथ का होगा 30 होगा तो 15 दिन का ही इंटरेस्ट लगा देंगे, या जिस दिन में वो पेमेंट करता है, समझो 20 तारीख को पेमेंट करता है तो 15 से 20 यानी 5 दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे. तो ऐसा चल जाएगा ना रेगुलेशन पास करके? मैंने ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है इस चीज के बारे में कि एक रेजोल्यूशन वैसा पास करना है कि आपको फाइनली क्या करना है. ओके सर. और रेजोल्यूशन के हिसाब से आप काम करेंगे. ओके सर. ओके. Mess, just you want to ask any question, Mess? Yeah. Please switch on your good evening. video first before asking any question. Hello. Yes, good evening. Good evening. Please go ahead. Yeah, I need to ask you a question. What is the time period for recovery of a disputed amount which is pending for 15 years and the MC have not addressed it at all? Before the deputy registrar, you can recover any period of defaulted amount. In a cooperative court, there will be limitations applicable, provided related notices, etc., are given on particular time frames. I see. Because the cooperative any registrar follow-up does not, it is a simple money claim. It's called as a simple money claim. I see. So in simple money claim, the registrar has no jurisdiction to decide on the limitation component, but that you can strategically challenge it in the cooperative court. I see. Thank you. Because any follow-up, the society refuses to entertain or reply or whatever, it's a small amount, but it is built up by virtue of the interest. Where is your society? Sorry? It's in Mahim, Bombay. Okay. So if the society is not filing recovery proceedings, if you have balance sheet set of last 3 years, you may simply scan it in PDF file and send it to us.
and we will inform the registrar to initiate recovery proceeding, because there is a provision in the Act for that also. Thank you, Mr. Mess, for joining in. Yes, Mr. thank you, Paresh Shah, have you got a good connection? Boliye, sir. Yes, sir. Can you hear me, sir? Yes, please. Okay, sir. Sir, this sinking fund and repair fund again, the bills are raised, and by the end of the year, suppose there's a shortfall of about say 50,000 out of 1 lakh rupee combined in sinking fund as well as the repair fund. How the society has to go for the fixed deposit with the short amount, or for they should pay for the full amount and then take the balance from the members? Sir? That decision is with the managing committee, MC, how to manage the resources, how much is excess funds in the kitty in the bank, and do the needful. Typically, most societies, they pay the entire sinking fund in the bank, and then later on it is adjusted, because sinking fund amount typically is not going to be even 2 to 3% of the total collection of the society. That's right. So society can as well as pay the entire sinking fund and manage the show. Mr. Sanjeev Parab, you have any questions? We are going to conclude. Thank you, sir. No, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So I also invite you to speak at our Saturday evening webinars and share your good and bad experiences of your society on any topic, not only today's topic, any topic. You will speak, you will support, and you will motivate other members. You may just simply send me a WhatsApp message on my number 9820174108, and we will arrange for your webinar properly. Now, with the permission of all our friends, Sir, we will conclude today's webinar. Thank you all, friends. Can you repeat the number, please? 9820174108. It is there in the webinar invitation which you must have received, or it is there in the groups also. Or you can just simply type Hemant Agarwal on Google and you will get my number also. Great. So thank you all, friends, for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye, Thank you, sir. everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.